त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार निशाना साधा। कहा सपा की सोच बाबरी सोच है, देख सपाई बिटिया घबराई। बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंच से सीधे विपक्ष पर निशाना साधा। कहा पहले जनता के पैसों पर डकैती होती थी, पहले यूपी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। पिछले 9 सालों में बेटी सुरक्षित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा राम मंदिर पीएम मोदी की बड़ी सौगात है। प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशी ही हमारी खुशी है। 25 करोड़ लोग ही हमारा परिवार हैं। सपा, बीएसपी, कांग्रेस, इन सभी सरकारों में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ। अब बाबर का राज नहीं चलेगा, राम का राज्य चलेगा। ये तमाम बड़ी बातें सीएम की ओर से कही गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा सपा और कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। तो देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम। न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि बीएसपी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सोच बाबरी है, लेकिन अब बाबर राज्य नहीं चलेगा, अब राम का राज्य चलेगा। परिवारवाद को लेकर हमला करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में केवल परिवार का विकास होता था, लेकिन हमारे लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश का विकास ही उनका विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशी ही उनकी खुशी है और 25 करोड़ लोग ही उनका परिवार है। तो देखिए इससे पहले चुनाव आए, अभी कुछ ही समय रह गया है, लेकिन उससे ठीक पहले प्रदेश का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। विकास की योजनाओं को देने के लिए हम लोग स्वयं यहां आके बैठक करते हैं। 17 के पहले ऐसा नहीं था। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो करके उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था, ये फिजूल खर्ची में। इस पैसे में कैसे डकैती पड़ती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो योजना 100 रुपए में बन सकती थी उसके 500 करोड़ रुपए का डीपीआर बनता था, मनमाना खर्च होता था, आधा अधूरा परियोजनाएं बन पाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर न सड़क थी तब, न बिजली थी, न तब न रोजगार की व्यवस्था थी तब। पर्व और त्योहार के पहले दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाता था। नौजवान के लिए नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उद्यमी और व्यापारी की सुरक्षा नहीं, और एक कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई और बिटिया घबराई। तो बहनों और भाइयों, ये यूपी की पहचान थी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने आवास पर जनता दरबार लगाया। विभिन्न जिलों से लोग समस्या लेकर उनके पास पहुंचे। अफसरों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए। डिप्टी सीएम ने आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां तमाम लोग अपनी शिकायतें लेकर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे और विभिन्न जिलों से लोग यहां पर आए थे डिप्टी सीएम के पास, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। डिप्टी सीएम ने साफ कहा है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द और हो सके तो तुरंत समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपनी समस्या लेकर, अपनी शिकायतें लेकर फरियादी पहुंचे हैं डिप्टी सीएम के पास और जनता दरबार के दौरान अपनी तमाम समस्याओं से डिप्टी सीएम को अवगत कराया, उन्हें जानकारी दी, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। समस्या सुनकर
अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण हो जाना चाहिए, यानी जनता के काम में देरी ना हो, इस बात का ख्याल रखने की साफ हिदायत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से दी गई। ये तमाम तस्वीरें देखिए, पूरे भरोसे के साथ यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे डिप्टी सीएम के पास, इस उम्मीद के साथ कि डिप्टी सीएम के पास पहुंचने पर उनकी शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों की समस्याएं सुनी जनता दरबार के दौरान और अधिकारियों को तुरंत ही कह दिया है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए, जनता की समस्या जल्द से जल्द दूर करें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां विभिन्न जिलों के लोग पहुंचे समस्या लेकर अपनी, और डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से डिप्टी सीएम से मिलने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद भी है उनके दिलों में कि एक बार डिप्टी सीएम मामले का संज्ञान ले लेंगे तो तुरंत मामले पर कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द निराकरण होगा और अधिकारियों को भी साफ कह दिया है कि देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द निस्तारण करें समस्याओं का। यहाँ पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, फूलों का गुलदस्ता देकर डिप्टी सीएम का अभिनंदन करते हुए लोग नजर आए। कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए रामकिशोर साहू को कानपुर बुंदेलखंड का नया क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। नौबस्ता स्थित कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने उन्हें शॉल और राम की प्रतिमा भेंट की, जबकि कार्यकर्ताओं ने गदा देकर उन्हें सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि इस बार सभी 52 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। तो देखिए 27 के चुनाव से पहले कानपुर में संगठन को धार देने की तैयारियां अब तेज की जा चुकी। रामकिशोर साहू कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नए अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कानपुर में 52 सीटें जीतने का बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। और वहीं अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला सामने आया। 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई वकील। केस लड़ने पर वकील पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। चंपत राय सहित सभी पर 156(3) में केस दर्ज करने की तैयारी है। बार एसोसिएशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेगा और मुकदमा दर्ज कराने की पहल मामले की सीबीआई जांच की भी जोरदार मांग उठी है। तो देखिए ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि 8 आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। केस लड़ने पर वकील पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। अयोध्या बार एसोसिएशन की ओर से ये बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। 8 आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील केस लड़ता है तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगेगा। चंपत राय सहित सभी पर 156(3) में केस दर्ज करने की तैयारी है। बार एसोसिएशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की पहल करेगा। मामले की सीबीआई जांच की जोरदार मांग उठाई गई है। अयोध्या से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने साफ कहा 8 आरोपियों पर कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा और अगर कोई वकील केस लड़ता है इन 8 आरोपियों का तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। साथ ही मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी जोरदार मांग उठाई जा रही है। तो देखिए एक तरफ जहां पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ है, वहीं अब अयोध्या बार एसोसिएशन की ओर से ये चौंकाने वाला बड़ा फैसला सामने आया। 8 आरोपियों का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा और अगर कोई वकील ये केस अपने हाथ में लेता है तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई होगी, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वही मामले को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मामले में सीबीआई जांच पड़ताल करे। और वहीं अब खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां दयालबाग पोया घाट पैंटून पुल हटाया जाएगा। मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी ने पैंटून पुल हटाने का फैसला ले लिया है। पुल बंद होने से पूरी तरह आवागमन ठप रहेगा।
टेढ़ी बगिया और रामबाग पर यातायात का दबाव इसके बाद बढ़ेगा। हजारों वाहन चालकों को लंबा वैकल्पिक मार्ग तय करना होगा। स्वीकृति मिलने में अक्टूबर में एक बार फिर से ये पैंटून पुल बनेगा, लेकिन बहरहाल इसे अभी हटा दिया जाएगा। यातायात व्यवस्था इसके बाद पर जाहिर तौर से प्रभावित होगी। मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी ने यह बड़ा फैसला लिया है। पुल बंद होने से आवागमन ठप रहेगा। इस रास्ते का इस्तेमाल अब कोई भी नहीं कर सकेगा। वैकल्पिक मार्गों का ही अब चयन राहगीरों को करना होगा। मॉनसून से पहले प्रशासन की तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं और ये बड़ा फैसला पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिया गया है। ये जो पैंटून पुल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अब इसे हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पर नजर नहीं आएगा, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। हालांकि स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर से यहीं पर पैंटून पुल बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस पैंटून पुल को अभी यहाँ से हटा दिया जाएगा और इसके बाद वैकल्पिक मार्गों का ही एक ऑप्शन बचता है राहगीरों के पास, यात्रियों के पास। हालांकि ये पुल हटने के बाद टेढ़ी बगिया और रामबाग पर ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हजारों वाहन चालकों को अब दूसरे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। टेढ़ी बगिया और साथ ही रामबाग पर यातायात का असर, यातायात का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मॉनसून से पहले ये बड़ा फैसला पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पैंटून पुल हटाने का ये बड़ा फैसला पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिया गया है। हालांकि ये पुल बंद होने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी। जो लोग इस रास्ते से गुजरते थे, जिनके लिए एक शॉर्टकट का माध्यम सा था, कम समय लगता था, अब वहीं एक लंबा और वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा यात्रियों को। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। कृष्णा, ये पुल अब बंद हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। कृष्णा, अब ये पुल बंद हो जाएगा और उसके बाद वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा लोगों को, यातायात प्रभावित होगा। क्या अपडेट सामने आ रहा है पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल निश्चित तौर से जो दयालबाग रोड पर यह पैंटून पुल बनाया गया था, जहां से तमाम लोग यहां से निकलते थे, अब ये जो बरसात का मौसम आ रहा है, जिसके चलते अब पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पैंटून पुल को हटाया जा रहा है, जिससे अब तमाम लोगों को अब असावधानी होगी, तमाम लोग अब परेशान हो गए। अब निश्चित की बात है जिस तरह से अब ये पैंटून पुल उठेगा तो यहाँ से टेढ़ी बगिया, रामबाग और इस वाले रोड पर यातायात का दबाव बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया। अब ये जो बरसात का मौसम खत्म होगा, उसके बाद इसे पुनः स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद इस द्वारा पैंटून पुल यहाँ पर जारी होगा। तो निश्चित तौर से जहाँ दयालबाग और खंदौली और ये तमाम तरह से वहाँ से लोग निकलते थे और वहाँ से लोगों को आवागमन रहता था, अब वहाँ की जगह अब रामबाग और टेढ़ी बगिया होकर लोग निकलेंगे, तो काफी लोगों को परेशानी होगी। और ये फैसला विभाग द्वारा लिया गया है, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम को लेकर वहाँ काफी असुविधा होती है, जिसके चलते पैंटून पुल को उठाया जा रहा है। जी कृष्णा, हालांकि ये जरूर है कि अक्टूबर में दोबारा बनेगा ये पैंटून पुल, लेकिन इतने समय के लिए लोगों को असुविधा जरूर होगी। तौर से ये ऐसा मार्ग जो तैयार किया गया था, हालांकि अभी डॉक्टर धर्मपाल जो विधायक है माथुर, उनकी तमाम प्रयासों के बाद पैंटून पुल का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिस तरह से तमाम लोग यहाँ का राहगीर बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि एक तो समय यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफी शॉर्ट रास्ता पड़ता था। अब यहाँ से अब दूसरी रास्ते से निकलेंगे तो उनकी दूरी भी बढ़ेगी और वहाँ से रामबाग, टेढ़ी बगिया और इस रोड पर यातायात का दबाव भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से अब प्रशासन के लिए भी एक चुनौती का एक सामना रहेगा और लोगों को अब असुविधा भी रहेगी, क्योंकि वहाँ बरसात के मौसम में वहाँ पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग वहाँ से आवागमन में काफी दिक्कत रहेगी। इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। जी बिल्कुल कृष्णा, हालांकि हम भी लगातार यही अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप थोड़ी सी अगर आपको इनकन्वीनियंस होता है तो उसे आप दरकिनार करें और जो सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग है उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद आपका कृष्णा तमाम जानकारी के लिए।
वहीं आगरा में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। ई रजिस्ट्री, फ्रंट ऑफिस व्यवस्था और कथित निजीकरण के विरोध में वकीलों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, संबंधित व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। हड़ताल के चलते रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े कई प्रशासनिक कार्य प्रभावित रहे हैं, जिससे फरियादियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कई लोगों को बिना काम कराए लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन को और तेज करने की बड़ी चेतावनी दी है, जबकि किसान संगठनों ने भी उनके आंदोलन को समर्थन दिया है। तो देखिए, किसान संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया है और साथ ही साफ चेतावनी भी अधिवक्ताओं की ओर से दी गई है कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन और व्यापक स्तर पर और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ई रजिस्ट्री और निजीकरण को लेकर जोरदार निशाना सरकार पर साधा है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। तहसील में वकीलों का आंदोलन लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि ई रजिस्ट्री, फ्रंट ऑफिस व्यवस्था और कथित तौर पर निजीकरण के विरोध में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। संबंधित व्यवस्था को वापस लेने की मांग की जा रही है। अब हड़ताल की वजह से रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े तमाम प्रशासनिक कार्य ठप रहे हैं, जिनका नुकसान जनता को हो रहा है। लोग परेशान हैं, कई बार पहुंचते हैं अपना काम कराने के लिए, लेकिन हड़ताल की वजह से, प्रदर्शन की वजह से वापस लौटना पड़ता है। और वहीं अब बड़ी खबर सामने आ रही है। काशी से एक बार फिर ढहेगी 200 साल पुरानी मस्जिद। राजघाट इलाके में पुरानी पलंग शहीद मस्जिद है। रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में आ रही है मस्जिद पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। तो देखिए, किसी भी वक्त प्रशासन का एक्शन देखने को मिल सकता है। रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में ये मस्जिद आ रही है। किसी भी वक्त मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन का विस्तार होना है और इसी एरिया में ये मस्जिद भी आ रही है। इसी को देखते हुए अब ये खबर सामने आ रही है कि किसी भी समय ये मस्जिद को ढाया जा सकता है। किसी भी वक्त प्रशासन का पीला पंजा मस्जिद पर चल सकता है। रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में ये मस्जिद आ रही है। पुरानी पलंग शहीद मस्जिद राजघाट इलाके में स्थित है। काशी में एक बार फिर 200 साल पुरानी मस्जिद ढहेगी। राजघाट इलाके का ये पूरा मामला है। पुरानी पलंग शहीद मस्जिद यहाँ पर स्थित है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि 200 साल पुरानी है ये मस्जिद, लेकिन अब फिलहाल रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में आ रही है। और इसी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है। किसी भी वक्त प्रशासन का पीला पंजा मस्जिद पर चल सकता है। 200 साल पुरानी है ये मस्जिद और राजघाट इलाके में स्थित है। पुरानी पलंग शहीद मस्जिद के नाम से जानी जाती है। रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में आने की वजह से हो सकता है कि इसे प्रशासन की ओर से ढा दिया जाए। मस्जिद पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है, कभी भी प्रशासन का पीला पंजा चल सकता है। प्रवीण चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, 200 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है, अब रेलवे स्टेशन विस्तार की जद में आ रही है, क्या जानकारी है, पूरा मामला क्या है? ये बिल्कुल देखा जाए तो ये 200 साल पुरानी मस्जिद है। चूंकि इससे पहले भी एक मस्जिद जो रेलवे के विस्तारीकरण के जद में आई थी, उसको जो है गिरा दिया गया था। निश्चित तौर से यह भी जो मस्जिद है वो उसके दायरे में आ रही है। जो काशी स्टेशन बन रहा है उसका विस्तारीकरण हो रहा है। चूंकि ये जितनी भी मस्जिदें बनी थी ये रेलवे के जमीन में बनी थी। इससे पहले भी रातों रात एक मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया था। दूसरी मस्जिद पर नोटिस छपवा गया गया, जिसको लेकर लगातार विवाद चलता रहा। बाद रेलवे ने नोटिस हटा ली। खैर, लेकिन इसके बाद इस मस्जिद पर भी नंबर आया है। यह मस्जिद भी रेलवे का कहना है कि विस्तारीकरण, और चूंकि यहीं से जो विस्तारीकरण हो रहा है, यहीं से 6 लेन जो सिग्नेचर ब्रिज बनना है वो भी प्रस्तावित है। तो उसको लेकर ये मस्जिद बीच में आ रही है। निश्चित तौर से इसको तोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि ये विस्तारीकरण और जो होना है उसके जद में आ रही है। चूंकि 6 लेन सिग्नेचर जो ब्रिज राजघाट पर जिसका प्रधानमंत्री ने जो है शिलान्यास किया था, अब वो उसका भी काम शुरू
हो गया, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी कवायद कर रहा है। तो उसी के जद में ये आ रही, इसलिए इस मस्जिद पर भी बुलडोजर चलने की संभावनाएं बन गई है। निश्चित तौर से जल्द ही जिला प्रशासन इसको जो है खाली कराएगा और जमीन पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाएगा, ताकि विस्तारीकरण का, रेलवे का और 6 लेन सिग्नेचर ब्रिज का रास्ता साफ हो सके। बिल्कुल प्रवीण, आप नजर बनाए रखिएगा आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं झांसी के मऊ रानीपुर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नेहरू नगर स्थित एक कथित अवैध हड्डी जोड़ केंद्र पर छापेमारी की। जांच के दौरान कमरे से बिना अनुमति हड्डी जोड़ने से संबंधित उपकरण बरामद हुए, जिसके बाद अब इसे सील कर दिया गया है। मौके पर कोई संचालक मौजूद नहीं मिला। सीएमओ डॉक्टर शिशिरपुरी ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य अवैध मेडिकल सेंटर्स पर भी सख्त जांच की मांग उठने लगी है। बिना अनुमति केंद्र यहां पर संचालित किया जा रहा था और हड्डी जोड़ केंद्र से उपकरण बरामद होने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब मांग ये की जा रही है कि आसपास क्षेत्र में जो भी मेडिकल सेंटर स्थित हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो, उन पर भी जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर क्षेत्र में कितने मेडिकल सेंटर्स अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। बहरहाल ये मामला सामने आने के बाद पूरा विभाग शौक में है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध सेंटर्स में भी हड़कंप मचा हुआ है। जब यहां पर टीम पहुंची जांच के लिए, कार्रवाई के लिए, तो पता चला कि यहां पर हड्डी जोड़ से जुड़े तमाम उपकरण बरामद हुए हैं, जो कि नियम के हिसाब से ठीक नहीं थे और अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध सेंटर्स में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मऊ रानीपुर में बिना अनुमति संचालित हो रहे केंद्र पर कार्रवाई की गई है। केंद्र को सील किया जा चुका है और अब विभाग का कहना है कि लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल हमें सूचना मिली थी कि एसडीएम महोदया जो वहाँ पे हैं रानीपुर में, वो एक निजी अस्पताल चल रहा था एक कमरे में, उसमें गई थी और हमारे वहाँ के MOIC को उन्होंने बुलवाया। उस कमरे में ये पाया गया कि कुछ प्लास्टर वगैरह का सामान और कुछ दवाइयाँ उपलब्ध थी। उस कमरे को त्वरित कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है और उनको यहाँ से नोटिस इशू किया जा रहा है कि वो अपने संबंधित दस्तावेज दिखाएं। अगर वो अस्पताल अपंजीकृत पाया जाता तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। वहीं नोएडा में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अचानक दिल्ली NCR का मौसम सुहाना हो गया। बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो भीषण गर्मी की वजह से परेशान लोग, जिसके बाद अब अचानक मौसम में बदलाव आने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह मौसम सुहाना हो चुका है। लगातार तपिश से लोग परेशान थे, भीषण गर्मी से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी मौसम का लोग इंतजार कर रहे थे। इसी बारिश की उम्मीद लोगों की ओर से की जा रही थी कि कब मौसम करवट लेगा और कब इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। देखिए तस्वीरें, लोग इस खास मौसम का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसके बाद ठंडक और सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए लोग सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। नोएडा से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चकेरी थाना पुलिस और पूर्वी जोन सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर वाहिद उर्फ वाजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। कोर्ट में पेशी के लिए कानपुर आया था। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने लखनऊ रामादेवी रैंप के पास घेराबंदी की, उसे दबोच लिया। अब आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, लूट और हत्या के प्रयास समेत 10 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, प्रशासन को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी पर प्रशासन की ओर से शिकंजा कसा गया और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत
एक इनामी अपराधी जो कि थाना चकेरी का है, उसको थाना चकेरी की टीम और सर्विलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम है वाहिद उर्फ वाजिद और ये टांडा रामपुर का रहने वाला था। इस अभियुक्त के अगेंस्ट यहाँ पर गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे दर्ज थे और गैंगस्टर के ही अधिनियम में जो मुकदमा दर्ज था उसमें ये वांछित था। ये अभियुक्त के द्वारा टांडा में इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और जैसे कि इसमें लूट के मुकदमे दर्ज हैं, इस पर टांडा में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपराधी था जिसको टीम द्वारा सकुशल गिरफ्तार किया गया है और इस पे 20,000 का इनाम किया गया था और ये 2020 से वांछित था, तो इसको हमारी थाना चकेरी की टीम ने। लखनऊ में एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी रही, जबकि 2 और गाड़ियों को बुलाया गया। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को खाली कर दिया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं आग कैसे लगी इसको लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।